हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता और हम आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो 29 जनवरी 2023 को हुआ था। इसका हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 45 तक क्वेश्चन कंप्लीट करे थे और हम आगे का देखेंगे। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, उसमें लिंक पड़ा हुआ है पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। देखो, ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सारी मैंने पढ़ाई है और पूरी एनसीईआरटी को बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर देखें। आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से, क्योंकि हमने 45 तक फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए थे वो ज्यादातर सारी की सारी हिस्ट्री से थे और अब हम देखेंगे ज्योग्राफी से क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही इन्होंने प्रैक्टिस सेट बनाया है जो फरवरी में पेपर हुआ था उसका। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले स्थान पर। कथन है आर, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सर के ठीक ऊपर होता है। तो ये दोनों ही कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जब ग्रीनविच पर 11 पूर्वाह्न बजे होंगे तब 9 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे। तो देखो, ये एक क्वेश्चन होता है, सवाल की तरह निकाला जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो उसमें टाइम लगेगा इसलिए उसको यहाँ हम नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं 48, दक्षिण गोलार्ध के बारे में कौन सा या से कथन सही है, उनका चुनाव कीजिए। ए है, दक्षिण गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। देखो, अगर आप लोग भारत में रह रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि 21 जून को सबसे ज्यादा गर्म दिन होता है भारत में, है ना, क्योंकि जून में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है भारत में। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो 21 जून होता है ना, उस वाले दिन जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा हमारे भारत के लगभग लगभग बीचों बीच से निकली है। ठीक है, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सब से होकर निकली है ना। तो ये जो कर्क रेखा निकली है तो इस पर जो 21 जून को क्या होता है, सीधी किरणें पड़ती हैं। तो हाँ, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन नहीं होता है, सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन नहीं होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है ना। किस में होता है, उत्तरी गोलार्ध में। और हमारा भारत किस में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है ना। क्योंकि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से निकली है और 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो, ये वाला जो ऑप्शन है ये तो हो जाएगा गलत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन बी, दक्षिण गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। बिल्कुल सही बात है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, है ना। तो फिर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। ये वाला ऑप्शन सही है। सी देखते हैं, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन तथा रात की अवधि समान होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो आपकी भूमध्य रेखा है, ये इक्वेटर बोलते हैं या उसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं, सब का मतलब एक ही है। तो जो विषुवत व्रत है उस पर क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को बिल्कुल सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में दोनों में क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 एकदम सही, बी और सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 49, शैल का एक प्रकार से दूसरे प्रकार परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। पहला है शैल निर्माण, दूसरा है शैल चक्र, तीसरा है शैल परिवर्तन, चौथा है शैल अपघटन। तो इसका सही आंसर है
शैल चक्र, और ये आपके 7th क्लास की एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन। देखो ये आपका 6th क्लास की ज्योग्राफी से आया है क्वेश्चन, और ऊपर में जो ये वाला क्वेश्चन आया ये भी 6th क्लास की एनसीईआरटी से ही आया है, और ये वाला है ये भी 6th क्लास की एनसीईआरटी से आया है। पिछले उसमें मैंने ये भी 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से ही आया है। पिछले में भी मैंने बताया था कि जो सारे क्वेश्चन थे वो हिस्ट्री से ही रिलेटेड थे, और इसमें ये जो क्वेश्चन पूछे हैं तो ये पूछे हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। और मैंने आपको बताया था कि जो सीटेट का पैटर्न है ना वो 2021 के बाद ऐसा हो गया है कि कोई भी एक बुक उठाई है उन्होंने और एक ही बुक में से सारे सारे ले लिए हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर में हमने क्या 6th क्लास की एनसीईआरटी से देखी क्वेश्चन, और देखो ये शैल चक्र वाला ये 7th क्लास की एनसीईआरटी से है, और नेक्स्ट भी 7th क्लास की एनसीईआरटी से है। और ये सारी चीजें मैंने बहुत ही डिटेल में कराई हैं, जो मैंने अभी शुरू में आपको प्लेलिस्ट बताई थी कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है वो प्लेलिस्ट सारी, तो आप जाकर देख लीजिए। आपको अच्छा ना लगे कोई बात नहीं है, काम का ना लगे कोई बात नहीं है, लेकिन 2 से 3 मिनट आप अपनी खर्च करके प्लीज जाकर प्लेलिस्टों को देखें, अच्छा लगे तो देख लेना। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है और मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है, आपके एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई है। ठीक है, मैंने भी 3-4 बार सीटेट क्लियर कर रखा है, तो मुझे पूरा नॉलेज है कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्या होता है, सारी चीजों की नॉलेज है, तो आप उसका मेरे अनुभव का फायदा उठाइए। ठीक है, अब देखो शैल चक्र की बात करें तो शैल चक्र क्या होता है। सबसे पहले अग्निय सेल होते हैं। अग्निय सेल का क्या होता है, अग्निय सेल के बाद होता है अपसादी सेल, यानी कि जो अग्निय सेल होते हैं वो टूट फूट जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन से सेल बन जाते हैं, अपसादी सेल बन जाते हैं, और उसके बाद में होते हैं कार्यांतरित सेल, यानी कि वो क्या है, चेंज हो जाते हैं, है ना, दाब और ताप के कारण वो चेंज हो जाते हैं। जैसे अग्निय सेल है, अग्निय सेल के बाद में अपसादी सेल, अपसादी सेलों में वो आएगा चूना पत्थर है, ठीक है, पेट्रोलियम है, ये सब आएगा। और फिर ये किस में चेंज हो जाएंगे, कार्यांतरित सेल में चेंज हो जाएंगे। चूना पत्थर का क्या बन जाएगा, संगमरमर बन जाएगा। जो आपके घरों में पत्थर लगा होता है ना वो कार्यांतरित सेल का ही उदाहरण होता है। तो इस तरह की प्रक्रिया को हम बोलेंगे शैल चक्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है। पहला है तरंगे, दूसरा है ज्वार भाटा, तीसरा है महासागरीय धाराएं, चौथा है सुनामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, ज्वार भाटा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखो इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना कर डाली हुई है अपने चैनल पर, आपने देखी होगी आई होप। अब देखिए उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान होते हैं उनको बोलते हैं प्रेरी। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका वालों को बोलते हैं बेल्ट बेल्ट। ठीक है, और मध्य एशिया वालों को बोलते हैं स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया वालों को बोलते हैं डाउन्स। ठीक है, तो ये इनका है। तो ए सही हो गया, ए बिल्कुल सही सुमेलित है, और ये मध्य एशिया वाला बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ए और सी आंसर इसका हो जाएगा, जो कि इसके ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है, इसके ऑप्शन में केवल और केवल ए दे रखा है, जबकि मैंने कई सारी बुकों में सर्च करके देखा, और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपके पास बुक होगी तो एनसीईआरटी की उसमें, और मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, उसमें भी आप देख सकते हैं। और जब मैंने चैप्टर्स कराए थे जब तो मैंने ये कराया ही था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से सुनामी आने का पहला संकेत क्या होता है। देखिए सुनामी क्या होती है कि जो आपका समुद्र है, समुद्र की जो लहरें हैं वो, ज्वार भाटा किसको बोलते हैं हम, एक बार समुद्र की लहरें ऊपर आती हैं फिर दोबारा से नीचे की तरफ जाती हैं। ठीक है, समुद्र में, यानी कि समुद्र की तरफ ऊपर की तरफ उठती हैं फिर समुद्र में नीचे की तरफ चली जाती हैं, तो वो होता है ज्वार भाटा। तो इसी तरह से सुनामी क्या होती है कि जो समुद्र का पानी है वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। ठीक है,
कई मीटर ऊपर, 100-150 मीटर ऊपर उठ जाता है वो, ठीक है। जो 2004 में सुनामी आई थी, वो उसमें क्या हुआ था कि जो समुद्र का जल है वो बहुत ऊंचा उठ गया था, और उसकी वजह से हमारा ये जो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, इन तटों पर काफी नुकसान हुआ था, है ना। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, 7th क्लास में ही है कि एनसीईआरटी से ही आया है ये क्वेश्चन। और अब देखिए सुनामी आने का क्या संकेत होता है, मतलब कैसे पता चलेगा कि जो समुद्र का पानी है वो बहुत ऊंचा उठने वाला है, ताकि जो तट के पर लोग रहते हैं, ठीक है, तट पर लोग रहते हैं, वो अपना बचाव कर सके हैं, ताकि उनका जान माल का जो जोखिम है वो कम हो। तो इसकी क्या पहचान है वो देखते हैं। पहला है तटीय क्षेत्र में आता हुआ जल, दूसरा है तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है, और तीसरा है तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ती विशालकाय तरंग, और चौथा है तटीय क्षेत्र से जाती हुई विशालकाय तरंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, कि जब सुनामी आने वाली होती है ना, तो उससे पहले क्या होता है, तट पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, यानी कि जो समुद्र का जल जो किनारों पे होता है वो क्या होता है, बहुत तेज गति से समुद्र में अंदर की तरफ जाने लगता है, ठीक है, और अंदर की तरफ भरने लगता है जल। तो आप मतलब जब तट आपको नॉर्मल दिन से तटों पर अगर आपको नॉर्मल दिन से कम पानी लगता है, तो आप समझ जाइए कि जल जो स्तर है वो कम होता जा रहा है, तो समझ लो कि वहां पर सुनामी आने वाली है। कुछ समय बाद क्या होगा, पहले जल का जो जल है समुद्र तट का, ये कुछ घंटों या कुछ घंटों की प्रक्रिया होती है, बहुत सारे दिनों की प्रक्रिया नहीं होती है, बहुत सारे दिन पहले से ही नहीं जल जाना शुरू हो जाता है समुद्र के अंदर, ठीक है। कुछ घंटों की प्रक्रिया होती है, कुछ घंटों पहले क्या होगा कि जो तटों का पानी है वो समुद्र के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही समुद्र के अंदर जाना शुरू हो जाता है, तो जो पर्यटक होते हैं, जो वहां पर स्थानीय लोग होते हैं, कई बार वो क्या करते हैं, वो देखने लग जाते हैं कि अरे क्या हो रहा है, पानी कैसे अंदर जा रहा है समुद्र में, तट कैसे खाली होते जा रहे हैं दूर दूर तक। तो वो देखना नहीं चाहिए, जबकि अपना बचाव करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको ऐसी कंडीशन दिखती है, तो आपको वो स्थान तुरंत छोड़कर वहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर बाद बहुत तीव्र गति से और बहुत ऊंची लहरें आएंगी, ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और आपकी जान या माल का नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव हमें कहाँ मिलते हैं? ए स्थल मंडल, बी जल मंडल, सी वायुमंडल, और चौथा है जैव मंडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैव मंडल। कि प्राकृतिक वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे जो वन होते हैं वो, और वन्य जीवन माने ये जो जीव जंतु होते हैं, ये सब हमें कहाँ मिलेंगे, ये जैव मंडल मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि स्थल मंडल में क्यों नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि इस पेड़ पौधों के लिए तो स्थल होना बहुत जरूरी है। अब देखिए जो जैव मंडल है उसके अंदर ही आता है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, यानी कि जहां पर ये तीनों मंडल होंगे, यानी कि जहां पर पृथ्वी भी होगी, जमीन भी होगी, जल भी होगा और वायु भी होगी, जहां पर ये तीनों चीजें होंगी उस स्थान को हम बोलेंगे जैव मंडल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो देखिए ठंडा रेगिस्तान शायद आपने पहली बार सुना होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो ठंडा रेगिस्तान है ये हमारे लद्दाख में पाया जाता है। जैसे आपने थार का नाम तो सबने ही सुना होगा लगभग, है ना, कि जो राजस्थान है उसमें क्या है, थार है, और थार क्या है, एक गर्म रेगिस्तान है, क्योंकि वहां पर गर्मी पड़ती है, तो वो जो रेगिस्तान है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से एक ठंडा रेगिस्तान भी है। ठंडा रेगिस्तान कहाँ है, लद्दाख में। लद्दाख जिस तरह से हमारे राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है, उसी तरह से लद्दाख में भी कम बारिश होती है, ठीक है। अब लद्दाख में कम बारिश इसलिए होती है कि वो जो लद्दाख है वो वृष्टि छाया में आ रखा है, यानी कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो पहाड़ों से टकराती है जब पवने, तो उनके बिल्कुल ठीक नीचे बारिश नहीं करती हैं, ठीक है।
अलग बारिश होती है उनसे। तो वृष्टि छाया की वजह से क्या होता है, वहां पर बारिश नहीं हो पाती है ठीक ठाक, और ऊपर से बर्फ पड़ती रहती है वहां पर, ठीक है। और ऐसा वहां का ऐसा वातावरण है कि वहां पर कभी भी बर्फ पिघल ही नहीं पाती है, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही होता है। तो उसको वो क्या है, ठंडा रेगिस्तान है। वहां पर किसी भी तरह की जमीन जो है वो उपजाऊ नहीं है, कुछ भी वहां पर फसल वगैरह नहीं उगाई जा सकती है। तो ये जो ठंडा रेगिस्तान है, यहाँ से कौन सी नदी होकर गुजरती है वो देखना है। पहला है ब्रह्मपुत्र। देखो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ, अब ठंडा रेगिस्तान में लद्दाख में बताया है, ठीक है। लद्दाख कहाँ है, जम्मू कश्मीर से ऊपर। पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही था, अब क्या है, बंटवारा हो गया है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिए हैं, क्या, लद्दाख अलग और जम्मू कश्मीर अलग। तो अब ब्रह्मपुत्र नदी जम्मू कश्मीर में तो बहती नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है, असम, मेघालय, इनमें बहती है। सॉरी, मेघालय नहीं, सॉरी सॉरी, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, है ना, और बांग्लादेश, इसमें बहती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तो है नहीं। दूसरा है गंगा। गंगा कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, बिहार, इनमें बहती है। सिंधु, सिंधु नदी के सबसे ऊपर वाली नदी है, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ है, सबसे ऊपर की तरफ है। तो इसका जो सही आंसर है वो सिंधु नदी हो जाएगा। और यमुना नदी किसकी, गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब देखिए ये राज्य हैं और ये परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। चलिए मिलान करते हैं। अब देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो तमिलनाडु में है कलपक्कम। कौन सा है, कलपक्कम, ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र में कौन सा है, तारापुर, ये एनसीईआरटी से ही है क्वेश्चन। और उत्तर प्रदेश से कौन सा है, नरोदा। ये नरोदा जो है ये बुलंदशहर में है, कलकत्ती नरोदा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वही है, ये देखा हुआ है मैंने, क्योंकि मैं खुर्जा से हूँ और ये बुलंदशहर में है। तो जो नरोदा है वो एक बहुत अच्छा स्थान है पर्यटकों के लिए, गंगा स्नान के लिए। तो मैं कई बार यहाँ पर गंगा स्नान करने गई हुई हूँ। और कर्नाटक का हो गया कैगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अब हम मिलान कर लेते हैं कि ए का दूसरा, ए का दूसरा इन दोनों में है, बी का पहला, बी का पहला, तो आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, बिल्कुल ठीक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है अलवणीय जल का केवल 1% उपलब्ध या प्राप्य है तथा मानव उपयोग हेतु उपयुक्त है। यानी कि अलवणीय जल कौन सा होता है, जो शुद्ध जल होता है, जो पीने लायक जल होता है, जिसको हम पी सकते हैं, उसको बोलते हैं हम अलवणीय जल। तो पृथ्वी पर केवल 1% जल ऐसा है जो मानव के उपयोग के लिए है। और वो 1% का है, वो 1% है आपका, देखो ये भी 7th क्लास के ज्योग्राफी एनसीईआरटी से ही आया है क्वेश्चन। तो जल वाले चैप्टर में से है ये वाला, ठीक है। जल वाला जो चैप्टर है उसमें से है ये वाला क्वेश्चन। तो अलवणीय जल कहाँ से, अलवणीय जल कहाँ पर है, देखो ये जो हमारी नदियां हैं, जो ग्लेशियर है, जो पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है वो है, और ये जो नलकूपों से हम भूमि में से पानी निकालते हैं वो है। तो तालाब है, प्राकृतिक तालाब है, झील है, ठीक है। तो इनमें जो पानी है वो कैसा है, वो शुद्ध पानी है, वो कैसा है, हम पी सकते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, अलवणीय जल, ठीक है। अलवणीय मतलब जिसके अंदर नमक नहीं है, तो वो क्या है, वो बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब देखिए सेकंड है, अतः लवण जल पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान पदार्थ है। तो देखिए ये ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि देखो लवणीय जल तो बहुत ज्यादा है, जितना जो पृथ्वी है उसका 2/3 भाग में क्या है, पानी है, ठीक है। 1/3 भाग में स्थल है। अब पानी ज्यादा है, स्थल कम है, और उस इतने सारे पानी में से केवल 1% ऐसा पानी है जो हमारे पीने योग्य है। तो लवणीय जल ज्यादा बहुमूल्य हुआ या अलवणीय जल ज्यादा बहुमूल्य हुआ। आप देख सकते हैं कि जो चीज कम
मिल रही है वो ज्यादा बहुमूल्य है, ठीक है, वो ज्यादा मूल्यवान है, उसका ज्यादा कीमत है, तो किसकी होगी? अलवणीय जल की होगी। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, कि ए सही है परंतु बी गलत है, ठीक है। लेकिन जो सी टेट की आंसर की है मैं उसको भी आपको बता देती हूँ, उसमें ये जो ऑप्शन दे रखा है वो पहला से ही दे रखा है ना। लेकिन मुझे ये इसका जो ऑप्शन है ये तीसरा वाला सही लगा, और मैंने बुक भी उठा के देखी, बुक खोल के भी देखी थी कि कभी ऐसा ना हो मुझे ही कंफ्यूजन हो, तो लेकिन बुक में भी यही दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखो कई सारे क्वेश्चन जो है वो सी टेट के आंसर की में गलत भी होते हैं, फिर बाद में वो चैलेंज भी होते हैं, तो इसी तरह के वो क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 57। निम्नलिखित नामों पर विचार करें, मिलप्पा, लदांग, रोका और चीरो। देखो मिलप्पा जो है वो उसमें ये एक तरह से स्थानांतरित कृषि के उदाहरण है, ठीक है। और ये जो मिलप्पा है ये है उसमें अमेरिका के नीचे, एक मिनट याद नहीं आ रहा मुझे, मैक्सिको, ठीक है, ये किसकी है? मैक्सिको का है। और ये इसी तरह से सारी स्थानांतरित कृषि है ना। तो अब देखते हैं ऊपर दिए गए नाम किससे संबंधित है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ये किससे है? स्थानांतरित कृषि से है, विलुप्त प्रजातियां हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, कि जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 59। स्थानीय संचार माध्यम मीडिया क्या है? स्थानीय संचार माध्यम मीडिया क्या है? देखिए जो आपके स्थानीय रिपोर्टर हैं, ठीक है, या आजकल सभी शहरों की अलग अलग न्यूज भी आती है ना टीवी में। तो जैसे मैं खुर्जा से हूँ तो खुर्जा का एक अलग चैनल होगा, कोई बुलंदशहर से होगा तो बुलंदशहर का अपना एक अलग चैनल होगा, जिसपे केवल बुलंदशहर की ही खबरें दिखाई जाएंगी कि बुलंदशहर में क्या हो रहा है, किस तरह से चीजें हो रही है। तो उसको बोला गया है स्थानीय संचार माध्यम, ठीक है। यानी कि स्थानीय खबर, जहां आप रह रहे हो ना वहीं के आसपास की जो खबरें सुनाई जाएंगी उनको बोलेंगे हम स्थानीय संचार माध्यम। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको सही वाला ऑप्शन बता देती हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। अब देखते हैं क्यों है ये सही आंसर। स्थानीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाया जाने वाला संचार, ठीक है। किस उद्देश्य से चलाया जाता है? ये स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाया जाने वाला संचार माध्यम है ना। और ये अंतरराष्ट्रीय तो इंटरनेशनल खबरें हो गई ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संघ व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती? अब देखिए केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती किस चीज पर? ये जो हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं और सभी सरकारों के काम बटे हुए हैं, यानी कि राज्य सरकार किस चीज पर कानून बनाएंगी वो आएगा केंद्र सूची के अंतर्गत, और सॉरी राज्य सरकार जिन सूचियों पर कानून बनाएंगी वो आएगा राज्य सूची के अंतर्गत, और जिन मुद्दों के ऊपर, जिन चीजों के ऊपर केंद्र सरकार नियम बनाएगी वो आएगा केंद्र सरकार के अंतर्गत, और जिन चीजों पर दोनों सरकार सहमत होंगी यानी कि दोनों की देखरेख में कानून बनाए जाएंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वो आएगी समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो हमें देखना है कि जो केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती वो कौन सा है, ठीक है, यानी कि जो केंद्र सरकार की सूची के अंतर्गत नहीं आता। पहला है बैंकिंग, देखो बैंक जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, सबको पता है। संचार, चौथा है मुद्रा, तो मुद्रा पर जो नियम बनाने का अधिकार है वो पूरा केंद्र सरकार को है। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस हर राज्य की अलग अलग होती है, तो पुलिस के लिए जो कानून तय करेगा वो
वहाँ की राज्य सरकार तय करेगी। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में ये सी टेट के प्रीवियस पेपर को करना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और एक बार प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक पड़े हुए हैं सारी वीडियोस के, वहां पर क्लिक करके एक बार आप देख लीजिए, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। मैंने पूरी एनसीईआरटी को बहुत ही ज्यादा डिटेल में कराया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।